नेक्स्ट रेवोल्यूशन आ जाता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। अब हमने जर्मनी के बारे में पढ़ा, अब हम इटली के बारे में बताएंगे। देखो कितना प्यारा सा देश बनाया मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये पता है क्या, यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज़ माय पर्सनल फेवरेट, क्योंकि पढ़ाने में बहुत ईजी जाता है। ये कैसे तुम्हें बताता हूँ, मैं ये बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ और तुम देखना अभी। तो अगर मैं बात करूँ तो मिड 19th सेंचुरी 1850 तक की बात है। जो इटली था ना वो एक यूनिफाइड स्टेट की तरह नहीं था। देखो ये पूरा आज का इटली है, लेकिन उस टाइम जो इटली था दैट वाज स्कैटर्ड इन 7 स्टेट्स। 7 स्टेट्स में ऐसे बटा हुआ था, उसके टुकड़े हो गए थे 60 स्टेट्स में। एंड इन 7 स्टेट्स में से आउट ऑफ दिस 7 स्टेट्स ओनली वन रीजन सार्डियाना पिडमॉन्ट वाज रूल्ड बाय प्रिंसली इटालियन हाउस। ये पूरा इटली है, लेकिन ये जो रीजन है ना ब्लैक वाला, दिस इज द सार्डियाना पिडमॉन्ट रीजन। बस इतना ही था जिसमें एक्चुअल में इटालियन प्रिंसली हाउस रहता था, मतलब इटालियन जो जिनका ओरिजिन इटालियन है वो रूल करते थे। तो अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि ये पूरा देश इतना तो पूरा इटली है, लेकिन इटली का एक्चुअल रूल बस इधर तक ही है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इस पूरे इटली को यूनिफाई किया कैसे। तो अब देखें तो मिड 19th सेंचुरी तक इटली तो डिवाइडेड था। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इस इटली में ये सार्डियाना पिडमॉन्ट का जो रीजन था दैट वाज प्रिंसली इटालियन हाउस। जो नॉर्थ इटली था, नदर्न इटली था, ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ था, नदर्न इटली पे किसको कंट्रोल दिया था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को दिया था। सो इस नॉर्थ में ऑस्ट्रियन फोर्सेस का रूल था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का रूल था। अगर हम बात करें सेंटर पे, तो सेंटर पे पोप का रूल था। अब पोप कौन होता है, तो क्रिश्चियनिटी में पोप इज अ वेरी हाई पोजीशन, एक स्पिरिचुअल पोजीशन होती है जो बहुत हाई लेवल की होती है। तो पोप्स का रूल यहाँ पे था। और यहाँ पे जैसे बॉर्बन किंग्स ऑफ फ्रांस आपने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, तो दिस वाज द रीजन व्हिच वाज कंट्रोल्ड बाय बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। इतना समझा। तो अभी 4 किरदारों का नाम याद रखना है, 4 किरदारों का। पहला विक्टर इमैनुएल II जो किंग था। दूसरी बात करें तो गुइसेपे माज़िनी, आपने पहले ही गुइसेपे माज़िनी के बारे में पढ़ लिया है। तीसरा आ जाएगा कवूर, और चौथा है गुइसेपे गारबीदी, वो जो एक ऐसे एवरी लोकल गुंडा था, कुछ था नहीं वो। तो अगर हम बात करें मतलब चारों किरदारों में से अगर बात करें तो इन 1830 गुइसेपे माज़िनी ने क्या किया था, ही सॉट टू पुट अ कोहेरेंट प्रोग्राम यानी एक लॉजिकल प्रोग्राम, एक रैशनल प्रोग्राम। उसने सोचा हम ये करेंगे वो करेंगे, एक बहुत लॉजिकल प्रोग्राम डाला, जिसके वजह से वो चाहता था कि पूरे इटली को हम यूनिफाई कर सके। व्हाई? क्योंकि ही थॉट नेशंस, गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो इसीलिए उसने एक कोहेरेंट प्रोग्राम, एक लॉजिकल प्रोग्राम डाला फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। तोड़ के समझो, यूनिटरी इटालियन, पूरी इटली को यूनाइट करके, रिपब्लिक यानी क्या, द हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड। तो एक ऐसी यूनाइटेड इटली जिसमें जो हेड ऑफ द स्टेट रहेगा वो वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। सो ही पुट अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर द यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक एंड ही इवन यहाँ पे उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज को भी क्रिएट किया था, है ना, यंग इटली इन मार्सेलिस एंड यंग यूरोप इन बर्न। तो उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज को भी क्रिएट किया था फॉर द डिसेमिनेशन, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज गोल्स। तो अभी अगर हम बात करें तो जैसे जर्मनी में क्या हुआ था, 1848 का जो लिबरल इनिशिएटिव था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद जो एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की थी प्रूशिया की, उसने जर्मन यूनिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया था। तो ऑन द सिमिलर नोट द मैंटल ऑफ यूनिफिकेशन 1830 एंड 1848 में 2 बार रेवोल्यूशन ट्राई किया था लिबरल लोगों ने, लेकिन दोनों बार फेल हो गया। सो नाउ द mantle of unification, the responsibility of unification fell on Sardiana Piedmont, ये वाला रीजन, under its ruler विक्टर इमैनुएल II। तो मैंने बोला ना इस रीजन में प्रिंसली इटालियन हाउस था, यानी प्रिंसली मतलब यहाँ एक्चुअल में जिनका ओरिजिन इटालियन से था, इटली से था, तो वहाँ के लोग रहा करते थे। तो इस प्रिंसली इटालियन हाउस का रूलर कौन था, विक्टर इमैनुएल II। तो अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यूनिफिकेशन की वो थी विक्टर इमैनुएल II पे। अब अगर हम बात करें कवूर की, तो कैवूर भैया एक एरिस्टोक्रेट थे। ही वॉज नॉट अ रेवोल्यूशनरी, कोई डेमोक्रेट नहीं था, लिबरल नहीं था, नहीं, मिडिल क्लास से तो बिलोंग नहीं करता था। वो एक एरिस्टोक्रेट था। अगर आप ऐसे जानो कि मतलब अगर हम बात करें तो इटली का यूनिफिकेशन जो बंदा कर रहा है ना, उसे इटली तो इटालियन भाषा तो आनी चाहिए। बट कवूर भाई का एक ऐसा केस था कि सिंस ही वॉज एरिस्टोक्रेट, और हमने पढ़ा ना एरिस्टोक्रेट क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। तो ये भाई को फ्रेंच ज्यादा अच्छे से आती थी रादर दैन इटली, इवन दो ये इटालियन हाउस से बिलोंग करता था। तो ये बताते हैं कि एरिस्टोक्रेट था, ही वॉज नॉट ए डेमोक्रेट, रेवोल्यूशनरी नहीं था वो। थ्रू इस टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस इंजीनियर्ड विद फ्रांस, भारी शब्द समझाता हूँ। टैक्टफुल वही जो स्ट्रेटेजिक करते हैं, डिप्लोमेटिक ऐसा होता है जब आप अपनी बात को बोल देते हो और सामने वाले को ऑफेंड या नाराज नहीं करते। और अब अलायंस की बात करें तो वो जो संघ बनते हैं, जैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस बनाती है, तो ये सब ऐसे एक्स्ट्रा ज़्यादा इंग्लिश की झाड़ने की भाषा है। लेकिन अगर मैं तुम्हें हिंदी में अच्छे से समझाऊं तो उसने फ्रांस की मदद से, फ्रांस के साथ एक अलायंस बना के उसने इस ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में धक्के मार के फेंक दिया। ठीक है,
इस चीज़ को देख के पोप की फट गई, पोप ने कर दिया सरेंडर। अब बात करते हैं साउथ की, तो साउथ पे बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का रूल था, है ना। सो इनको हटाने में एक किरदार था गुइसेपे गारबिदी, वहाँ का लोकल गुंडा, जिसने क्या किया, वो यहाँ पे गया। यहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे, याद रखना लोकल पीजेंट्स यहाँ की मेजॉरिटी बनाते थे, है ना, लोकल पीजेंट्स यहाँ की मेजॉरिटी बनाते थे। तो उसने मेजॉरिटी का ही क्या कर लिया, सपोर्ट ऐसे जीत लिया, उनका विश्वास जीत लिया। सो ही वॉज सक्सेसफुल इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स एंड डिफीटेड द बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। उसने बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को हरा दिया उनका सपोर्ट गेन करके। हाँ, मैं चेक कर रहा था मेरा माइक ऑन है ऑफ है, पता है ये मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा माइक ऑफ था, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है। अच्छा चलो छोड़ो। तो उसने इन बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को धक्के मार के निकाल दिया। अब ऑस्ट्रियन फोर्सेस भी चले गए, पोप भी चले गए, बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन भी चले गए। फाइनली आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो गया। कब? तो अभी 1860 में इसने ये बॉर्बन किंग्स को हटा दिया। अभी 1861 की बात करें तो विक्टर इमैनुअल टू वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अब ये जो पूरी यूनाइटेड इटली थी, इसका राजा विक्टर इमैनुअल टू को प्रोक्लेम किया गया, और इसी के साथ हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी खत्म होता है। इसके बाद हम ब्रिटेन के रेवोल्यूशन, ब्रिटिश के वो यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, विच वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ ब्लडलेस यूनिफिकेशन या ब्लडलेस रेवोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे देखा जर्मनी में क्या हुआ, 7 साल के बीच में 3 वॉर्स लड़ी गई थी। यहाँ पे भी हमने देखा कि कबूर ने फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को वॉर के साथ हराया, फिर गुइसेपे गारबिदी ने बॉर्बन किंग्स को भी वॉर के साथ हराया। तो यहाँ पे भी वॉर हुआ और यहाँ पे भी वॉर हुआ और जर्मनी में भी वॉर हुआ। लेकिन अगर हम ब्रिटिश का केस पढ़े तो वो एक अलग केस होता है, क्योंकि वहाँ पे वॉर हुआ ही नहीं, ब्रिटेन फॉर्मेशन भी हो गया एंड वहाँ वॉर भी नहीं हुआ। वो कैसे, वो देखते हैं। लेकिन आई होप ये सारी चीज़ें समझी होगी। मुझे बहुत मजा आया ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझाओ।